नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों की धरती, किसानों की आन बान शान, किसानों की मेहनत बनी उनकी पहचान। दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर इसमें हमारे दूरदर्शन के जो कृषि दर्शन कार्यक्रम है इसकी भी बहुत भूमिका है, क्योंकि जो इसकी जानकारी है इसका उपयोग करके ही किसान भाई अपने खेतों में हरियाली लाते हैं। बिल्कुल संजय जी, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करेंगे कृषि समाचार के साथ में जी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ, जिसके अंतर्गत आपको देंगे जानकारी, खबरें खेती की, मंडी भाव की, और इसके साथ साथ बताएंगे क्या रहेगा मौसम का मिजाज। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार में, इसमें जानकारी ली मंडी भाव की, साथ ही मौसम की भी जानकारी ली। तो नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा किसानों को मिल रहा है लाभ। जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ने जैसे कई कार्य अकेले निपटा देता है पावर टिलर। राज्य के किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए संस्था आत्मा प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला से किसान खेती बाड़ी करने की वैज्ञानिक विधियां सीखकर लाभान्वित हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में भी नित नए शोध होते रहते हैं और नई नई खेती बाड़ी करने की तरीके और पद्धतियां विकसित की जाती हैं, जो कि कृषि जगत को और ऊंचाइयां प्रदान कर सकती हैं। परंतु इन शोधों और खोजी गई पद्धतियां तभी सार्थक होंगी जब किसान अपने खेतों में इनका उपयोग कर लाभान्वित हों। तो आवश्यकता पड़ी इन पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाने की। संस्था आत्मा यह काम कृषक पाठशाला के माध्यम से बखूबी कर रही है। यह पाठशाला सीधे किसानों के खेतों में चलाया जाता है, जहां कृषि विशेषज्ञ प्रायोगिक तौर पर कृषकों को नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। राज्य में चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा किसानों को काफी लाभ मिला है। राज्य के लगभग आधे किसान परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। बाकी बचे किसानों को इस योजना से जल्द जोड़ने का प्रयास जारी है। राज्य के किसान पैसों के अभाव में खेती बाड़ी करने का उचित समय ना चूके तथा अच्छी फसल उत्पादन ले सके, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे झारखंड में लगभग 38 लाख किसान परिवार हैं। इनमें से लगभग 18 लाख किसानों को ये क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है और बाकी किसानों को भी जल्द से जल्द इस व्यवस्था से जोड़ने का काम चल रहा है। बहार, एनडीए 1 और मालवीय, ये नाम है अरहर के उन्नत किस्मों के। अच्छी उपज प्रदान करने वाली अरहर के किस्मों में ये तीनों किस्में प्रमुख हैं। किसान इनकी बुआई कर लाभान्वित हो सकते हैं। खरीफ दलहनी फसलों में अरहर हमारे राज्य की एक प्रमुख फसल है। अरहर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान बहार, एनडीए 1 और मालवीय नामक अरहर के उन्नत प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। ये किस्में अच्छी फलन देने में सक्षम है और लगभग 230 से 240 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर किसान फसलों पर कीटनाशी या रोगनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। आज के बेहतर तकनीक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दवा के प्रयोग से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि दवा का प्रयोग लाभप्रद हो। रोगनाशी या कीटनाशी दवाओं के छिड़काव से पहले कुछ आवश्यक बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे फसल में लगने वाले रोगों और कीटों को पहचानना। यदि होने वाले नुकसान की मात्रा 9% से अधिक हो तभी दवा का प्रयोग करना चाहिए। कीटों एवं रोगों के लिए अनुशंसित दवा का और अनुशंसित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। दवा की पैकिंग के ऊपर दी गई निर्देशों को जरूर पढ़ना चाहिए। दवा छिड़काव की मशीन को ठीक ठाक होना चाहिए। दवा छिड़काव सुबह या शाम को करना अच्छा होता है। हवा बहने के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। दवा छिड़काव के बाद हाथ पैर अच्छी तरह धोने के बाद कपड़े बदल लेना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखकर दवा प्रयोग से नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। खेत में किसानों के कई सारे कामों को एक उपकरण अकेले करने में सक्षम है। जी हां, इस उपकरण का नाम है पावर टिलर।
यह उपकरण जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ने जैसे कई कार्य अकेले निपटा देता है। यह है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसान की बहुत तरीके से मददगार साबित होती है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेतीबाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। यह शख्स अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ किसानों में से एक है। ये वर्ष भर अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं, जितना हो सके मेहनत करते हैं और कृषि की नई पद्धतियों को अपनाकर खेती करने को ये आज की जरूरत समझते हैं। आधुनिक ढंग से खेतीबाड़ी हो रहा है। सरकार ने हमें काफ़ी मदद कर रही है। ड्रिप एजुकेशन के तहत 90% सब्सिडी में हम लोग को जो है सो ड्रिप लगा है खेत में, और इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रही है। और पानी उनी का बचत इसमें काफ़ी कम है, जबकि पानी का काफ़ी समस्या है हम लोगों को। और इससे काफ़ी मतलब कम पानी में हम लोग का अच्छा फसल निकल रहा है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये ड्रिप लगाएं और कम पानी में अच्छी फसल पैदा करने की। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज किराना बाजार में खाद्यान्नों के भाव सामान्य रहे। वहीं सब्जी मंडियों में तेजी का रुख रहा। फूल गोभी खुदरा 12 रुपए से लेकर 20 रुपए, टमाटर 10 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो बिका। वहीं प्याज अपने बढ़े हुए मूल्य 18 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलो बिका। आज राज्य के प्रमुख खाद्यान्नों के भाव राज्य की मंडियों में इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए, चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए, चना न्यूनतम 5200 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए तथा आलू के मूल्य न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार में, इसमें जानकारी ली मंडी भाव की, साथ ही मौसम की भी जानकारी ली। तो दीप्ति जी, आज हमारे कार्यक्रम में और क्या क्या है किसान भाइयों के लिए? बिल्कुल, किसान भाई सिर्फ खेती बाड़ी से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि किसान जुड़े रहते हैं पशुपालन के तहत। और खास करके दुधारू पशुओं का पालन जरूर किसान भाई करते हैं, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ हो सके। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के अंतर्गत आप मुख्य रूप से गाय और बकरी का पालन करते हैं। और दूध की लागत के लिए आप जब इनका पालन करते हैं, तो अभी जैसे गर्मी का समय है, तो ये बेहद जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। और दीप्ति जी,
गाय और बकरी के साथ साथ हमारे गांव के कुछ किसान भैंस का भी पालन करते हैं और गर्मी में उनकी थोड़ी दूध देने की क्षमता जो होती है कुछ कम हो जाती है। पर आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं कि अगर वे गर्मी के दिनों में उचित खाद्य व्यवस्था रखें, उनके पोषण का ध्यान रखें तो दूध जरूर अच्छा होगा। बिल्कुल, और जैसे गर्मी का समय तो हम मनुष्य का ही पाचन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, तो दुधारू पशुओं की पाचन व्यवस्था का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि दुधारू पशुओं का जब आप पालन करते हैं तो खान पान में आप कौन से आवश्यक पौष्टिक तत्वों का समावेश करें ताकि उनकी दूध देने की क्षमता बरकरार रहे और वृद्धि भी होती रहे, और खास करके गर्मी के मौसम में। तो इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पौष्टिक आहार से क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न किया गया। पौष्टिक आहार एक ऐसा आहार है, क्योंकि देखिए जानवर के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो कहता है यह क्या है कि जानवर के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मुख्य रूप से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पर्याप्त मात्रा में विभिन्न कार्यों के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए यदि उचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं दिया जाए तब क्या होगा कि जानवर का सही रूप से उत्पादन नहीं होगा, दूध का उत्पादन नहीं होगा, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन जानवर सही रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौष्टिक आहार का मतलब पर्पस यह है कि उससे सही रूप से जानवर के सारे कार्य हों। पौष्टिक आहार एवं संतुलित आहार में क्या क्या समानताएं हैं और दुधारू पशुओं में यदि इसके नहीं मिलने से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं। देखिए, अगर पौष्टिक आहार नहीं देते हैं, पौष्टिक आहार और संतुलित आहार दोनों एक चीज़ है। अगर सही रूप में नहीं देते हैं तब क्या होगा, जैसे गाय की बाछी है, बाछी के को जो बच्चा देने का फर्स्ट बच्चा देने का टाइम जो है वह देखेंगे कि 2 वर्ष के अंदर में बच्चा दे देना चाहिए। अगर पौष्टिक आहार आप नहीं देंगे तब क्या होगा कि वह 2 वर्ष के अंदर में बच्चा नहीं देगी। इतना अब यदि सपोज कीजिए कि अगर कोई बिसुखी जानवर है, अगर उसको आप स्वास्थ्य के लिए दाना नहीं देंगे तब क्या होगा कि 1 साल के अंतराल में फिर बच्चा वह नहीं देगी। अगर दूध दे रही है गाय, उस कंडीशंस में यदि आप पौष्टिक आहार नहीं देंगे तब क्या होगा कि वह दूध सही मात्रा में नहीं मिलेगा। यदि सपोज कीजिए कि गर्भवती गाय को आप संतुलित आहार नहीं देंगे तब क्या होगा कि उसका बछड़ा जो होगा वह सही रूप में उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, उसमें किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। यही सब संतुलित आहार के मुख्य बातें हैं। तो पशुपालक जो झारखंड के हैं वे संतुलित आहार तैयार करने में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, संतुलित आहार बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला यह है कि जानवर को खिलाने के लिए हमको सूखा चारा की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा हरा चारा की ज़रूरत पड़ती है और तीसरा दाना मिश्रण की ज़रूरत पड़ती है। तब सूखा चारा में झारखंड में मेनली पुआल की आवश्यकता ज़्यादा होता है, क्योंकि गेहूं हो सकता है लेकिन गेहूं का उत्पादन अभी झारखंड रीजन में नहीं आ रहा है, जबकि यह आसानी से उत्पादन हो सकता है। हम सारे प्लेसेस में डीप बोरिंग कर के पानी से ले सकते हैं या चेक डैम बना करके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं।
क्योंकि यह सभी जगह पानी की व्यवस्था होने से गेहूं का उत्पादन होगा, जिससे कि सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब रह गई बात हरा चारा की, तो हरा चारा के लिए भी हम लोग इसी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। हरा चारा में दलहनी चारा है और अदलहनी चारा है, तो दोनों की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि दाना का मिश्रण की मात्रा कम रहेगी। तीसरी चीज़ जो आवश्यकता है कि हमको दाना मिश्रण बनाना है। तो दाना मिश्रण बनाने के लिए कुछ देखिएगा कि सारे पदार्थ जो हैं अपने आप में संतुलित नहीं है, इसलिए दाना बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उसमें से 35% मकई का दर्रा, 33% उसमें बादाम की खल्ली या सरसों की खल्ली या तीसी की खल्ली सब मिला, या सुरगुजा की खल्ली, सब जितना आपके पास उपलब्ध है सब मिला करके बना सकते हैं। उसके बाद इसमें 33% आप गेहूं का चोकर दीजिए, 1 किलो उसमें से नमक दीजिए और 1 किलो मिनरल मिक्सचर दीजिए, और इसमें से विटामिन A-D3 10 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से देना पड़ता है। तमाम जानकारियों के लिए किसान भाई की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप सभी को जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो दीप्ति जी, अभी हमने अपने किसान भाइयों के साथ जानकारी ली दुधारू पशुओं की पोषण व्यवस्था के बारे में, खासकर गर्मी के दिनों में। तो जैसे अभी दूध के बारे में हो गया, पशुओं के बारे में, किसान भाई अभी हमारे फल की खेती किए होंगे और खास करके उनके खेतों में लीची लगी होगी। हाँ, और फलों के राजा को आम कहते हैं, तो फलों की रानी तो लीची होती ही है। जी दीप्ति जी, और खास करके हमारे झारखंड में और जगह से पहले ही लीची का उत्पादन हो जाता है। जी, तो लीची का उत्पादन अधिक ढंग से हो जाए बस यही काफी नहीं है, बल्कि उनका तोड़ाई सही समय पर हो, इसके साथ साथ उसका बाजारीकरण भी सही ढंग से हो, जी, तभी हमारे किसान भाइयों को मुनाफा होगा। और आज यही खास है कि उनकी तोड़ाई कैसे की जाए और उसको कैसे रख रखाव किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको रख सके और उसकी ज्यादा कीमत मिले। बिल्कुल किसान भाइयों, आर्थिक लाभ के लिए आप जब लीची की खेती करते हैं तो बेहद जरूरी है कि अभी का जो वर्तमान समय है इसमें लीची की तोड़ाई आप कर रहे होंगे। लीची की तोड़ाई कैसे, किस प्रकार करें, उसका बाजारीकरण कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें कि लीची सड़े नहीं और आपको उसका मेहनताना वसूल हो जाए। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास दास। जैसा कि किसान भाई आप लोग देख रहे हैं कि लीची अभी पक के तैयार हो चुका है। इसकी तुड़ाई करने समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएंगे। ऐसा है, अभी जो झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान के पास जो लीची के जो किस्म है वो मेनली हमारा शाही किस्म ज़्यादा किसान के यहाँ लगा हुआ है, जो जल्दी पकने वाले किस्म में है। और जो दूसरे किस्म जो झारखंड में किसान लोग के पास बहुत कम मात्रा में लगी हुई है वो चाइना किस्म है, जो देर में पकती है। तो ये जल्दी पकने वाले किस्मों में जो हमारा शाही ग्रुप का जो वैरायटी है वो उसका अभी पकने का समय हो गया है। झारखंड क्षेत्र का ये एक एडवांटेज है, यहाँ पे लीची थोड़ा जल्दी पकती है, लगभग फूल लगने का लगभग 80 दिन के अंदर पक जाती है। तो इसके कारण लगभग रांची और उसके आसपास के इलाके में मई के महीने का दूसरे हफ्ते में का अंत तक लीची यहाँ पे तुड़ाई के लायक हो जाता है। और इस समय जब तक मई 15 से मई 20 तारीख के अंदर किसान भाई अगर लीची को तोड़ देते हैं तो उन लोगों को बाज़ार में अच्छा दाम मिल पाता है। तो इस समय में लीची तोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीची का फल जो है उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है वो बहुत कम होती है। आप लोग देखे होंगे लीची का फल
तोड़ने के बाद ज़्यादा से 3 दिन में उसका छिलका जो है वो काला पड़ जाती है और बाज़ार में अच्छा दाम उसको मिल नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग तुड़ाई के समय में अगर कुछ सावधानियाँ उसको बरतते हैं तो हम लोगों को बाज़ार में अच्छा दाम मिल पाता है और लीची से हम लोग अच्छा फ़ायदा निकाल पाते हैं। तुड़ाई के समय सबसे पहले जब ये तो समय की बात हो गया कि हम लोग ये 15 से 20 तारीख के अंदर मई के महीने में हम लोग को लीची के फल की तुड़ाई कर देनी है, जो शाही किस्म की वैरायटी जिनके पास है। दूसरी बात है कैसे तुड़ाई करें। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी फल तोड़ने के समय में उसमें कोई भी इंजरी नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें घाव नहीं बनना चाहिए। तो तुड़ाई के समय में किसान भाई थोड़ा सावधानियाँ बरतें ताकि फल जो है तोड़ने के समय वो कोई भी इंजरी उसका ना हो। तो जब भी हम फल जनरली तोड़ते हैं, ये यहाँ का ये जनरल प्रैक्टिस है, किसान भाई थोड़ा डाली के साथ ही फल को तोड़ते हैं, जिससे जो फल में कोई हानि नहीं पहुँचती है, फल उसका स्टॉक में लगा हुआ रहता है। तो ये कोशिश किया जाए कि डाली में कम से कम पत्ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10 से 15 सेंटीमीटर तक डाली के लंबाई रख के हमको फल को तुड़ाई कर दें। और फल की तुड़ाई हमेशा सुबह के वक्त में करना चाहिए। सुबह ही हम लोग कभी भी कोई पेड़ को तोड़ते हैं तो धूप आने से पहले लगभग 9 या 10 बजे से पहले ही, लगभग उससे पहले अगर 9 बजे से पहले फल की तुड़ाई हमारा पत्ती पेड़ का हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इससे हमारा फल का जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ बहुत बढ़ जाता है। तो ये सुबह से, इसलिए जब भी लीची की फल की तुड़ाई की करना हमको प्लान करना हो तो सुबह से प्लान करें, हम भोर से ही तुड़ाई शुरू कर लें और धूप आने से पहले हम लोग फल की तुड़ाई की काम ख़त्म कर देनी चाहिए। फल की तुड़ाई की समय की बात हो गया। अब बात होता है कि फल की तुड़ाई कैसे करें। ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम लोग लीची का फल जब तुड़ाई करते हैं तो फल को ज़मीन के में नहीं छूने मत दें। इससे हमारा ज़मीन में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो फल की छिलके पे आ जाते हैं और इससे भी फल के छिलके ऊपर बहुत सारा दागी पड़ जाता है, जिसके कारण फल बाज़ार में अच्छा दाम नहीं ले पाता है। तो जब भी हम फल की तुड़ाई करें तो फल को कभी नीचे ज़मीन में ना रखें, नीचे कोई भी एक तारपोलिन या पॉलीथीन बिछाए या बोरा बिछाए और फल को जब भी तुड़ाई करें उसी पॉलीथीन या तारपोलिन के ऊपर ही रखें। और तुड़ाई कर जब नीचे वाला फल है उसको डायरेक्टली हम लोग तारपोलिन या प्लास्टिक क्रेट में कलेक्ट कर सकते हैं। जो नीचे ऊपर वाला फल जब तुड़ाई करते हैं तो जनरली हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको तुड़ाई करते हैं। तो तुड़ाई करने के समय में हम लोग कोई हाथ में एक बोरा लेके पेड़ में चढ़े ताकि फल को ऊपर से नीचे डायरेक्टली हम लोग गिरने ना दें और उस बोरा में कलेक्ट करें। बोरा में कलेक्ट करके फल को धीरे से नीचे लाएं और उसको उसी क्रेट में भरें। ये मेन पर्पज़ है कि फल जो है हमारा नीचे ज़मीन में टच ना करे, ज़मीन में नहीं छूने से उसमें जो जीवाणु है वो नहीं बढ़ेगा। और दूसरा है कोई फल में कोई डैमेज ना हो, फल धीरे से जब हम लोग हैंडल करेंगे तो फल में डैमेज नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ का जो हम लोग सावधानी ले लेते हैं तो फल हमारा एक मतलब उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ का जो पहला स्टेज है कि फल अच्छी तरह से हार्वेस्ट हो गया। तो 3 चीज़ हम बात किए कि सुबह हम लोग फल को तोड़े, जब तोड़े थोड़ा सा डाली के साथ तोड़े, लेकिन ज़्यादा लंबा डाली उसमें ना रखें, ज़्यादा पत्ती उसमें ना रखें। और तुड़ाई के समय में हम लोग ये हमेशा ध्यान में रखें कि फल जो है नीचे ज़मीन को टच ना करे और फल को कोई भी डैमेज ना पहुँचे। ये 3 उपाय से जब हम लोग फल को तोड़ते हैं तो फल का पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। अब दूसरा ये हुआ कि जो फल तोड़ लिए गए हैं उसको ज़्यादा दिन तक कैसे किसान भाई रखें ताकि उसको अगर कहीं दूर बाज़ार में भेजना हो तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको उस भेजने के लिए जो समय लगेगा उस समय को कैसे अच्छे से रख सके ताकि वहाँ दूर बाज़ार में जाके उसको अच्छा दाम मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम लीची की तुड़ाई कर दिए उसको सही ढंग से पेड़ में ही हम लोग कैसे कभी भी एक बोरा में बांध के उसको दूर की बाज़ार में जनरली बहुत किसान लोग भेज देते हैं, जिससे बहुत डैमेज होता है। उसको इस टाइप का पैकिंग उसी पेड़ के नीचे ही करे कि किसी बांस का क्रेट हुआ उसमें थोड़ा पत्ती डाल के कोई कुशनिंग मटेरियल डाल के उसको उसमें भरे ताकि फल जो है एक दूसरे से सटे नहीं, एक दूसरे से उसमें जो घर्षण नहीं होगा तो उसमें ब्रूजिंग इंजरी नहीं होगा, घाव नहीं बनेगा, तो उसमें फल में रंग खराब जल्दी नहीं होगा। दूसरी बात है प्री कूलिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। प्री कूलिंग होता है जो हम पेड़ में जो फल में पेड़ से जो फल निकालते हैं उसमें जो गर्मी रहता है उस गर्मी को फल से निकाल देना, ये पहला स्टेप होता है। तो इस स्टेप को करने के लिए पहला काम तो हम लोग किए थे कि लीची के फल को सुबह निकाले थे। इसके बाद इमीडिएटली फल को हमको लेके एक प्री कूलिंग चैम्बर, प्री कूलिंग का घर होता है जिसमें फल को हम लोग उसका जो फील्ड में जो गर्मी रहता है फल के अंदर उसको निकाल देते हैं। ये जो घर होते हैं इसमें हम लोग ठंडी हवा में लीची का फल को रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग फल को अगर
लगभग 2-3 घंटा रखते हैं तो इसका जो फील्ड हीट है निकल जाता है। ये प्री कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसके बाद हम लोग स्टोरेज यूनिट में हम लोग कोई अगर कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी है जिसको धीरे धीरे हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, और उस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी में हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर में लीची को रख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जो अभी जो लीची ग्रोइंग एरियाज़ है जहाँ पे जो लीची पहले से लोग बहुत खेती कर रहे हैं और दूर में निर्यात करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा तकनीक को फॉलो करते हैं। इस तकनीक को भी हम लोग झारखंड में फॉलो कर सकते हैं, जिसको सल्फर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये सल्फर ट्रीटमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव एक प्रैक्टिस है जिससे हम लोग लीची का फल का जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। देखा गया कि अगर हम 1 क्विंटल फल में अगर 60 ग्राम सल्फर की पाउडर होता है, इसको हम लोग एक बंद कमरे में रख के उसी हिसाब से हिसाब करके अगर जला देते हैं, सल्फ़र को जला देते हैं, सल्फ़र की धुआं से लीची के फल में हम इमीडिएटली सल्फ़र लीची के फल को ब्लीच कर देता है, मतलब उसका जो छिलका का लाल रंग इमीडिएटली पीला हो जाएगा। लेकिन उस पीला होने के बाद सल्फ़र ट्रीटमेंट के बाद हम लोग लीची के फल को उस घर से निकाल के इमीडिएटली कोई भी एसिड में, जैसे सल्फ़र हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या साइट्रिक एसिड होता है 1.2% या 0.6% साइट्रिक एसिड में डुबा के इसको फिर से हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जब एसिड में फिर डुबा देते हैं तो फल में धीरे धीरे उसका रंग धीरे धीरे फिर से वापस आ जाती है। और इस उपाय से जब हम सल्फर ट्रीटमेंट करके फिर उसके बाद इमीडिएटली एसिड में हम लोग डिप करके लीची को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो लीची को कम से कम हम लोग 1 से 1.5 महीने तक हम लोग आराम से रख पाएंगे, जिससे उसका गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे एक तकनीक अभी निकाला गया है, अभी भी ये परीक्षण स्टेज में है, लेकिन पिछले 3 साल से इसमें हम बहुत ही सफल रूप से ये देखे हैं कि पेड़ को हम लोग अगर जो शेड नेट होता है 50% शेड नेट होता है, इसमें हम लोग ढक लेते हैं तो हम लोग लगभग 20 से 25 दिन तक हम लोग फल को बिना किसी ब्राउनिंग में या क्रैकिंग का प्रॉब्लम आते हुए पेड़ में ही हम लोग स्टोर कर पाएंगे। हम बिना तोड़े हुए फल खराब होने नहीं देंगे, पेड़ में रहेगा। अब प्रश्न आता है इसमें जो कॉस्ट होता है, जो दाम लगता है, कितना लगता है। हम लोग देखें अगर पुनः विकसित पेड़ होता है तो उसमें एक पेड़ में लगभग जो हमारा शेडनेट का कॉस्ट आता है लगभग 3000 रुपये के आसपास कॉस्ट आ जाता है। लेकिन ये शेडनेट का लाइफ स्पैन हम लोग देखें कि कम से कम 5 से 6 साल तक हो जाता है। तो 5 से 6 साल में किसान भाइयों सफिशिएंट इसमें से पैसा निकाल पाते हैं इसका जो पेड़ में इसका स्टोरेज करके। तो अभी तक ये केंद्र में ये परीक्षण स्टेज में है और परीक्षण हम लोगों को बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट मिला है और हम आगे इसको किसान की फील्ड में भी लेने की इस बार हम लोग प्लान किए हैं अगले वर्ष में इसको, और चाहेंगे और भी कुछ किसान इस चीज़ को अपनाएं कि पेड़ को जो शेडनेट है 50% शेडनेट है उसमें ढक के वो लोग खुद देखें कि कैसे हम लोग पेड़ में ही हम लोग फल की संरक्षण कर पाए, उसकी स्टोरेज कर पाए, और जब हमारा सुविधा हो हम लोग फल की तुड़ाई करें और उसको बाजार में भेजें। डॉक्टर साहब, आपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में आया, आपको धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने बहुत सारी जानकारी दी, अब चलने का समय हो गया है। लेकिन दीप्ति जी, हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो या कोई और जानकारी देनी हो तो कृपया हमें पत्र लिखें। और पत्र लिखने के लिए कागज कलम उठाइए, अपने समस्याओं, सुझावों और सवालों को लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में कृषि जगत और पशुपालन जगत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के साथ हम दोनों फिर से होंगे आपके सामने हाजिर। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।